Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। JIGL की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की आज हमारी क्लास नंबर 1 है, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये जो लॉ है ये बात करता है किसके बारे में? पावर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भाई डिफरेंट गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये उसके बारे में बात करता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है? अब जो इसके लिए हमारे दो थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन दी है। एक है अल्बर्ट वैन डिके और दूसरा है इवियोर जैंगिंग। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्या दी है? डेफिनेशन दी है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट वैन डिके के अकॉर्डिंगली, इन्होंने बोला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, द ग्रेट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ relate to the portion of the nation is legal system which determine the legal status liability of the government officials। यहाँ पर स्टेट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट से है। which define the rights and liability of private individual in their dealing with the public officials and which specify the procedure by which those right and liability are enforced। हमारे अगर मैं बात करूं किसके अकॉर्डिंगली, अल्बर्ट वैन डिके के अकॉर्डिंगली, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने बोला जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एक लीगल सिस्टम का वो पार्ट है जो क्या बताता है कि गवर्नमेंट की लीगल स्टेटस क्या होगा, गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज क्या होंगी, गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होंगे, गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लाइबिलिटी क्या होंगी, और एक इंडिविजुअल का जो पब्लिक से डील कर रहा है, पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ डील कर रहा है, उसका राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी, उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, और किस तरह से इन राइट्स को, किस तरह से इन लाइबिलिटीज को एनफोर्स किया जाएगा। तो ये किसमें बताया गया है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर बताया गया है। क्लियर है? और इवियोर जेनिस ने डेफिनेशन जो दी है, इवियोर जेनिस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये किससे रिलेटेड है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो इवियोर जेनियस कहते हैं वो कहते हैं कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किसी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की, किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, एक ऑफिसर की जो क्या है, उसकी पावर क्या होंगी, उसकी ड्यूटी क्या होंगी, उसके फंक्शन क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बता के चलता है। दिस फॉर्मुलेशन इज टू bold and journal as it does not differentiate between the
administrative and constitutional law. It exclude the manner of exercise of power and duties. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की राइट्स एंड ड्यूटीज को बताता है, और ये टर्म जो है काफी ब्रॉड टर्म है। समझ आ गया एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या होता है, और इसकी जो डेफिनेशन है एक एल्बर्ट वैन डिके ने दी है और एक इवियोर जेंगिंग्स ने दी है। तो इसकी डेफिनेशन दी है। आगे बढ़ते हैं। एरिया क्या है? एम्बिट का मीनिंग होता है एरिया, एरिया स्कोप। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड एंड एम्बेड्स करता है फॉलोइंग एलिमेंट विद इन इट इज एम्बिट। इसके स्कोप के अंदर क्या आता है? ये पॉलिसीज बनाता है। क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ है उसके अंदर क्या बनती है? पॉलिसीज बनती है। इट एग्जीक्यूट, एडमिनिस्टर एंड एडजुडिकेट द लॉ। ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, एडमिनिस्टर करता है, और लॉ को क्या करता है? एडजुडिकेट करता है। इट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर एंड इशू रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर ऑफ अ जनरल नेचर। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज बनाने के काम, ठीक है ना, पॉलिसीज बनाते हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, इशू करते हैं रूल्स, इशू करते हैं बायलॉज, इशू करते हैं ऑर्डर। इट एग्जीक्यूट, एडमिनिस्टर एंड एडजुकेट द लॉ। ये लॉ को क्या क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है कि लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा, लॉ कैसे एडमिनिस्टर होगा, लॉ की पावर को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, लॉ को कैसे एडजुडिकेट किया जाएगा। एडमिनिस्टर करने का काम, लॉ को अप्लाई कैसे किया जाएगा, लॉ को किस तरह से एनफोर्स किया जाएगा, उस सारा काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके यहाँ पर चलता है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कहां से आया, क्या क्या सोर्सेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्या सोर्स हैं? इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। पहला सोर्स इसका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इसका पहला अगर मैं बात करूं जो सोर्स है, उस सोर्स का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये प्राइमरी सोर्स है। आर्टिकल अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 73 of the Constitution provide that the executive power of union shall extend to the matter with respect to which Parliament has the power to make law। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर अलग अलग एंट्री बताई गई है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी अलग अलग क्या बताई गई हैं? अलग अलग क्या बताई गई हैं? एंट्रीज बताई गई है। ये एंट्री कौन कौन सी है? यूनियन एंट्री, यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट को सारे के सारे लॉ बनाने की पावर होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पावर एक्सरसाइज करती है वो कौन पावर एक्सरसाइज करती है? सेंटर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। दूसरा स्टेट लिस्ट। अगर मैं आर्टिकल 62 की बात करूं तो स्टेट के पास पावर है। आर्टिकल 62 में स्टेट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करा सकती है? लॉ बना सकती है। उसके पास क्या पावर है कि वो क्या बना सकती है? वो लॉ बना सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड ट्रिब्यूनल, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट लायबिलिटी विच आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ट्रिब्यूनल्स को, पब्लिक सेक्टर्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्या करता है? इंक्लूड करता है, जो कि क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइमरी सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन।
अब दूसरा सोर्स क्या है? एक्ट और स्टैच्यूट, एक्ट या स्टैच्यूट। अब एक्ट और स्टैच्यूट की बात करूं, एक्ट पास बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो एक्ट हैं वो पास किए जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक्ट जो है पास किए जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, कि भाई शांति बनाए रखने के लिए और लोगों को प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करने के लिए, टैक्स की कलेक्शन के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए एम्पावर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स को टू कैरी ऑन वेरियस टास्क नेसेसरी फॉर द ईस्ट। काफी सारे जो सेंट्रल हैं, काफी मतलब कोई भी एक्ट है जिसको कौन पास करता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, किस चीज के लिए पास करती है? कि भाई शांति बनी रहे, ऑर्डर बना रहे, टैक्स कलेक्शन हो, इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ हो, और इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, ट्रिब्यूनल्स होंगे, कोर्ट्स होंगे, इन सबको क्या करता है? अथोराइज करता है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं जो उनके लिए नेसेसरी है। दीज एक्ट लिस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिट देयर पावर इन देयर रिस्पेक्ट। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या करता है? एक्ट लिस्ट करता है। इन एक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई होती है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेज करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, इसमें आईएएस लेवल के पर्सन आते हैं जिनका काम होता है लोगों को एडमिनिस्टर करना, ठीक है ना। एडमिनिस्टर सर्विसेज आती हैं जिसके अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन की उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि किस तरह से वो क्या करेंगे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या पावर है, उनके लिमिट क्या है, लिमिट देयर पावर इन सर्टेन रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से, प्रशासनिक कार्यों की वजह से अगर कोई पर्सन को कोई इफेक्ट होता है तो उनको क्या दिया जाएगा? रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया जाएगा। उनकी शिकायतों को, उनकी कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए मैकेनिज्म, सिस्टम बनाया जाएगा, वो भी इसके अंदर काम करता है। तीसरा सोर्स है इसका ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। Ordinance are issued when there are unforeseen development and legislature is not in session and therefore cannot make law। ये कहना चाहता है कि जो ऑर्डिनेंस आते हैं वो एक अनफोर्सिन, इमरजेंसी की सिचुएशन में अनफोर्सिन कोई डेवलपमेंट करने के लिए आते हैं, और ये तब इशू किया जाता है ऑर्डिनेंस जब कोई लेजिस्लेचर जो होता है सेशन में नहीं होता, जब हमारी पार्लियामेंट जो होती है सेशन में नहीं होता, जब लॉ नहीं बन सकता, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस अलाउ द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक नेसेसरी स्टेप टू डील विद सच डेवलपमेंट। ऑर्डिनेंस जो होता है वो मदद करता है किसकी? प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या कर सके कि भाई वो डील कर सके किसी चीज को लागू करने में, कोई डेवलपमेंट करने में। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर आर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ग्रांटेड अंडर द वेरियस एक्ट। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी सर्कुलर होते हैं, ये सारे का सारा एक्सरसाइज किया जाता है एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जैसे आईएएस हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, डीसी, ये क्या करते हैं? इनके पास ये पावर होती है ताकि वो क्या कर सके, वो कुछ अपने कोई काम करने के लिए जो जरूरी काम है उनके लिए फिर वो ये क्या कर सके, ऑर्डिनेंस लेके आ सके, कोई नोटिफिकेशन निकाल सके या कोई सर्कुलर निकाल सके, तो उस यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ लगता है। लास्ट आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन तो लॉ कहां से बनता है? लॉ या तो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, लॉ किसी एक्ट से बनता है, लॉ किसी ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, या फिर जुडिशियल डिसीजन। फाइनल क्या है? जुडिशियल डिसीजन। अब जुडिशियल डिसीजन की बात करते हैं। जुडिशरी इज द फाइनल
arbiter in the case of dispute between various wings of government or between the citizen and the administration in India. We have the supremacy of constitution and the Supreme Court is vested with the authority to interpret it. कि भाई क्या है, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और जो इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. द कोर्ट थ्रू देयर वेरियस डिसीजन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर by the administration, the liability of the government in case of breach of contract or torturous act of government servant lay down administrative law which guide their future conduct. अब ये यहाँ पे क्या है कि भाई अगर कोई भी द कोर्ट थ्रू देयर वेरियस डिसीजन, कोर्ट क्या कर सकती है, अपने डिसीजन के थ्रू क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज कर सकती है द पावर exercise of power by the administration. The liability of the government in case of breach of contracts या फिर tortures act of government servant lay down administration law which guide their future conduct. जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है यहाँ पर, या किसी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा कोई ऐसा टॉर्चर एक्ट पब्लिक के ऊपर वो कर रहा है, तो फिर वहां पर कौन रोल प्ले करती है, वहां पर फिर कोर्ट्स जो है रोल अपना प्ले करती हैं. कोर्ट्स जो है वो क्या करती हैं, डिसीजन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को एक्सरसाइज करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को एक्सरसाइज करती है. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे अलग अलग क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर बात करूं सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा जो है वो क्या है, 4 भागों में डिवाइडेड है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एक्ट, फिर ऑर्डिनेंस और जुडिशियल डिसीजन. यहां से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है डिराइव होकर यहाँ पर चलता है. अब हमारा आगे टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. क्या होता है डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशन का मीनिंग होता है मर्जी, अपनी विल से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से. डिस्क्रिशन होता है पावर, पावर ऑफ टू टेक डिसीजन, पावर, फ्रीडम, फ्रीडम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मीनिंग होता है इट मींस द फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव बट विद रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ रीजन एंड जस्टिस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनल व्यूज. भाई ये कहना चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मीनिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है कि भाई जब एक आपके सामने काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब एक काफी सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करती है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. बट जो ये ऑप्शन चूज किए जाते हैं, जो ये अल्टरनेटिव्स में से कोई एक चीज चूज की जाती है, वो चूज किसके बेसिस पे की जाती है, वो अपनी पर्सनल व्यूज के बेसिस पे चूज नहीं करता, वो चूज करता है जस्टिस के बेसिस पे. रूल्स ऑफ रीजन, भाई इसको चूज करने का रीजन क्या है और जस्टिस क्या है, एंड जस्टिस को कंसीडर करके अगर कोई अल्टरनेटिव्स में से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव वो चूज कर रहा है अपनी मर्जी से, तो वो चूज कर सकता है, बट विद रेफरेंस टू द, वो फिर रेफर करेगा भाई इस अल्टरनेटिव को चूज करने का उसका रीजन क्या था एंड इसमें जस्टिस क्या है, इसमें जस्टिस क्या है. वो अपनी पर्सनल उससे विम से कोई ऐसे चूज नहीं कर सकता. द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, वॉग एंड फैंसीफुल, बट लीगल एंड रेगुलर होना चाहिए. बट ये कहना चाह रहा है कि भाई जो वो डिस्क्रिशन है, जो ये डिस्क्रिशन करने की पावर है, जो अपनी मर्जी से कुछ भी अगर वो एक्शन लेने की पावर है या कुछ भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिस्क्रिशन, एक फ्रीडम वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है ना, वो वोग नहीं होना चाहिए, मतलब फेक नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए.
कि भाई जेन्युइन होना चाहिए, लोगों को लगे कि भाई हाँ जो भी इन्होंने मतलब चूज किया है, जो भी इनका डिसीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, हाँ जो भी है वो पब्लिक के हित के लिए है, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन बाय इट्स ऑफिसर। गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर सकती अगर उनको विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन बाय द ऑफिसर। अगर ऑफिशियल्स के पास कोई फ्रीडम ना हो तो गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के पास कोई डिस्क्रिशन, कोई डिसीजन लेने की पावर ना हो तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। इट इज नेसेसरी बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू ले डाउन अ रूल फॉर एवरी कंसीवेबल इवेंचुअलिटी दैट मे अराइज इन डे टू डे अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जरूरी है, डिस्क्रेशन होना, डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डे टू डे गवर्नमेंट के काम करने हैं, गवर्नमेंट के डेली काम में डिस्क्रिशन का होना, इस रूल का होना जरूरी है। इट इज हाउएवर इक्वली ट्रू दैट डिस्क्रिशन इज प्रोन टू अब्यूज, therefore there need to be a system in place to ensure that administrative discretion exercised in a right manner। मतलब यहां पे एक सिस्टम भी होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है कि भाई उनके पास डिसीजन लेने का राइट है, अगर उनके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से उनको एक अल्टरनेटिव चूज करने की फ्रीडम है, तो उनके अगर वो फ्रीडम है, अगर वो फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में ये सिस्टम भी होना चाहिए जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हुई है, ये फ्रीडम को एक्सरसाइज किया है ना, एक अच्छे तरीके से किया गया है, एक अच्छे तरीके से किया गया है। इसमें किसी भी तरह से कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं है, किसी भी तरह से कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं है, एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से ये काम हुआ है, तब जाके आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। judicial control over administrative action. Any country which claim to have a rule of law cannot have a government authority which has no check on its power। भाई कोई कंट्री जिसका क्या है, क्लेम है, किस चीज के लिए, क्लेम्स टू हैव, जो क्लेम करती है कि उनका रूल ऑफ लॉ है, कैन नॉट हैव अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हो सकती, विच हैज नो चेक ऑन इट्स पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन हैव वाइड पावर एंड देयर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी विटिएटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। देयरफॉर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो काम करती है, गवर्नमेंट के पास अगर काम करना हो, गवर्नमेंट को अपने अच्छे तरीके से काम करना है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास डिस्क्रिशन की पावर भी होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास, वो अपनी फ्रीडम से कोई डिसीजन ले सके। समझ आ गई? देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट आल्सो प्रोवाइड फॉर प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म। और गवर्नमेंट अगर डिसीजन अपनी मर्जी से लेती है, अगर उसकी वजह से लोगों में, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, लोग उस डिसीजन से खुश नहीं हैं, अफेक्ट हुए हैं, तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एक रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिससे उनकी कंप्लेंट को, उनकी जो बात है सुनी जाए, लोगों की बातों को सुना जाए, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। फॉर इंडिया इट इज स्पेशल सिग्निफिकेंस because of proclaim objective of Indian polity to build a socialistic pattern of society that has led a huge proliferation of the administrative agency and processes। इंडिया के अंदर इसकी बहुत रेलेवेंसी है। इंडिया के अंदर इसकी रेलेवेंसी क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा
गणतंत्र है, मतलब क्या है, एक सबसे बड़ा गणराज्य है जहां पर इतने सारे मतलब लोग वोट देके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे लोगों को सुना जाए प्रॉपरली, लोगों की बातों को रखा जाए, लोगों की कोई जो शिकायतें हैं उनको प्रॉपरली सुना जाए। तो इस चीज के लिए क्या होना चाहिए, अगर जुडिशियल कंट्रोल है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर, भाई अगर किसी कंट्री, कोई कंट्री ये कहती है कि हमारा हमारा जो क्या है, किसका लॉ का क्या है, एक गवर्नमेंट के ऊपर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर क्या है, लॉ का क्या है, रूल है, लॉ रूल करता है। लॉ का क्या है, शासन है, कि भाई अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बिना अपनी मर्जी के कोई काम नहीं कर सकता तो फिर वहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी नहीं। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती, अपने काम नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट क्या है, अगर मान लो हमारी गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से काम ही ना कर पाए, अपनी मर्जी से डिसीजन ही ना ले पाए, अगर वो भी लॉ में बंध जाए तो वो क्या नहीं कर सकती, अपने काम को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करवाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट को अपने काम अच्छे से करने के लिए डिस्क्रिशन दी जाती है, आजादी, फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, उनको फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। लेकिन जहां पे ये डिस्क्रिशन है तो वहां पे एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि अगर किसी को शिकायत है तो उनकी बातों की सुनवाई हो, उनकी शिकायतों की सुनवाई हो। और इंडिया में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिया में ये काफी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके यहाँ पर चलता है। आगे बात करते हैं। इन इंडिया द मोड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड इनटू 3 हेड्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो 3 हेड के अंदर क्या है, ग्रुप किया गया है। पहला हेड है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, पहला हेड कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा हेड कौन सा है, स्टैट्यूटरी हेड, स्टैट्यूटरी हेड। तीसरा हेड है इक्विटेबल हेड। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा कौन सा है, स्टैट्यूटरी हेड, स्टैट्यूटरी हेड। तीसरा कौन सा है, इक्विटेबल हेड, तीसरा कौन सा है, इक्विटेबल हेड। तो ये 3 हेड है जिसमें हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ग्रुप किया गया है अच्छे से, जिसपे इसको क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है। आगे बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज एट 2 स्टेजेस। जहां पर जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज किया जाता है 2 स्टेजेस पे, एट द डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। पहला होता है जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, और दूसरा होता है एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जहां पर जुडिशियल रिव्यू कहां पे होता है, 2 स्टेजेस पे होता है। पहला होता है कि जहां पर डिस्क्रिशन को डेलीगेट किया गया है, और दूसरा जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया गया है, वहां पे क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, रिव्यू बाय द कोर्ट्स, रिव्यू बाय द कोर्ट्स। Any law can be challenged on the ground that it is violated of constitution, and therefore law conferring administrative discretion can thus also be challenged under the constitution। ये कहना चाह रहा है भाई किसी भी लॉ को चैलेंज किया जाता है, किसी भी लॉ को चैलेंज हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, अगर वो किसको वायलेट कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को अगर वो वायलेट कर रहा है,
उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। या फिर अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को डेलीगेट किया जा रहा है तो उसको भी क्या किया जा रहा है, कन्फर किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को, उसको भी क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। इन द केस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट have often been satisfied with the vague and broad statement of policy, but usually it has not been seen in the case where administrative discretion has been conferred in matter relating to fundamental right। ये कहना चाह रहा है कि भाई इन केस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैव ऑफन बीन सेटिस्फाइड विद वेग और ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। विद वेग, फिर वहां पे क्या करेंगी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो रिव्यू करेंगी अपना प्रॉपरली, जहां पर किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डेलीगेट किया गया है, किसी लेजिस्लेशन को क्या किया गया है, डेलीगेट किया गया है, फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है क्या करेंगी, रिव्यू करेंगी, वो सेटिस्फाई होंगी विद द वेग एंड ब्रॉड स्टेटमेंट पॉलिसी, वो फिर पॉलिसीज को देखेंगी, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज की। बट यूजली इट हैज नॉट बीन आल्सो इन केस ऑफ वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हैज बीन कंफर्ड इन अ मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। बट ये वाली चीजें कहां पर नहीं देखी जाएंगी, ये वाली चीजें किस केस में नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू किस केस में नहीं होगा, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कंफर्ड की गई है इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट। जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को डेलीगेट करना क्या है, फंडामेंटल राइट है, मैटर इन रिलेशन टू कंफर्ट इन मैटर इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट। कि भाई जहां पर फंडामेंटल राइट से कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी मैटर था, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को डेलीगेट किया है, तो वहां पर जुडिशियल डिसीजन नहीं होगा। जहां पर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है, ठीक है ना, किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या करेंगी, रिव्यू करेंगी। द कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रेशन पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। द कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय एडजुडिकेटिंग अपॉन द constitutionality of the law under which power are delegated with reference to the fundamental right enumerated in part 3 of the Indian Constitution। ये कहना चाह रहा है कि कोर्ट के पास पावर है, वो कंट्रोल कर सकती हैं किस चीज के लिए, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन पावर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, कि अंडर विच सच पावर आर डेलीगेटेड। उन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्या कर सकती हैं, एडजुडिकेट कर सकती है, कि भाई कहां पर ये पावर, जहां पर इन पावर को किस लॉ के अंदर अकॉर्डिंगली इस पावर को आपने डेलीगेट किया है, वो भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप डेलीगेट करते हो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डिस्क्रिशन की पावर, जो ये एडजुडिकेटिंग डिस्क्रिशन होती है, जब इसको डेलीगेट किया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, प्रॉपरली उसको रिव्यू करती है, चेक करती है, अपने आप को सेटिस्फाई करती है, और ये भी देखती है कि किस लॉ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको क्या किया गया है, डेलीगेट किया गया है। उनको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड आर्टिकल 14। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड आर्टिकल 14, इसकी बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, भाई अगर जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज किया जाता है वहां की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की बात करते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी। हमारा आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी देके यहाँ पर चलता है। हमारा आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी देके यहाँ पर चलता है। इट प्रिवेंट आर्बिट्री डिस्क्रिशन बीइंग वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव। आर्बिट्री 14 स्ट्राइक एट
arbitrariness in the state action and ensure fairness and equality of treatment. A right to equality afford protection not only against discretionary law passed by the legislature but also prevent arbitrary discretion being vested in the executive. Often executive or administrative officer of government is governed by discretionary power. In a number of cases, the statute has been challenged on the ground that it confers on an administrative authority wide discretionary power of seeking person or object discriminatory and therefore it violate आर्टिकल 14. भाई जहां पर आर्टिकल 14 क्या होता है, वायलेट हो गया अगर कोई डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने से आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, ब्रीच होता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज किया जा सकता है. इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पावर को क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है. स्टैट्यूट को चैलेंज किया जा सकता है जो क्या करता है, कंफर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो डिस्क्रिशनरी पावर को क्या करता है, किसी ऑफिसर को देके चलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टिकल 14 अगर वोलेट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को हम चैलेंज कर सकते हैं, उस लॉ को हम चैलेंज कर सकते हैं. ये कह के चल रहा है कि आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है. आर्टिकल 14 हमें क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है. आर्टिकल 14 स्ट्राइक करता है आर्बिट्रेरीनेस इन द स्टेट एक्शन एंड इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट. राइट टू इक्वालिटी अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट डिस्क्रिशनरी लॉ पास बाय द लेजिस्लेशन बट ऑल्सो प्रिवेंट आर्बिट्री. मतलब आर्बिट्री का मतलब होता है आर्बिट्री, जबरदस्ती. जबरदस्ती अगर कोई पावर अपनी एक्सरसाइज करता है कोई ऑफिसर, उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हो. तो अगर कोई ऐसा ऑफिसर जो है जो क्या कर रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर को क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और उसकी वजह से हमारा आर्टिकल 14 जो है क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, हमारा राइट टू इक्वलिटी अफेक्ट हो रहा है, तो हम उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं. The court in determination the question of validity of such statute examine whether the statute has laid down any principal policy of guidance of exercise of discretion by the government in the matter of selection of classification. The court will not tolerate the delegation of uncontrolled power in the hands of executive to such an extent such as enable it is discriminate. भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर कि कोर्ट जो है फिर यहाँ पर क्या करेगी, रिव्यू करेगी, पूरा चेक करेगी कि कौन से लॉ के अंदर जो ये है वो कौन सा लॉ है जिसकी वजह से उस लॉ में कोई प्रिंसिपल, कोई पॉलिसी है जिसके बेसिस पे ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है डिस्क्रिशन को. अगर ये पाया गया कि उसके पास कोई अनकंट्रोल्ड पावर है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो कोर्ट इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी. कोर्ट क्या नहीं करेगी, इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी. तो ये हमारे पास आज की क्लास का यहां तक हम करते हैं. होप सो आपको समझ आया होगा. अगर समझ ना आया हो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप हमें बोल सकते हो, बता सकते हो. आज की क्लास में इतना ही है. थैंक यू सो मच.